हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज इज जनरली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इससे पहले मैंने बताया है कि एसी ब्रिज सर्किट और डीसी ब्रिज सर्किट में दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों के इक्वेशंस में थोड़ा सा अंतर आएगा। क्योंकि डीसी ब्रिज जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ कर रहे थे उसमें क्या था कि ओनली मैग्नीट्यूड हम लोग को कंपेयर करना पड़ रहा था। एट द टाइम ऑफ बैलेंस हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते थे क्योंकि वहाँ फेजर्स नहीं होता था। जैसे ही हम एसी ब्रिजेस के पास आ गए, मतलब एसी सर्किट में आ गए, तो यहाँ पे दो चेंजेस हो गए। एक तो सोर्स हो गया एसी, दूसरा डिटेक्टर। ये भी मैंने पहले बताया, डिटेक्टर बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स होते हैं। जनरली हम लोग वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं फॉर आवर पर्पस। कितने में 50 हर्ट्ज के आसपास हम लोग यूज़ करेंगे वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर के लिए जनरली। अब क्या है कि मैंने एक और, अगर आप पिछला वीडियो देखो मेरा जो एसी ब्रिज के ऊपर है, उसमें हम लोग एक कंडीशन कैलकुलेट आउट किए थे कि अगर हमारे पास एसी ब्रिज है उसका एट बैलेंस कंडीशन में हमें क्या आता था रिजल्ट, एट बैलेंस Z1 इंटू Z4 इक्वल्स Z2 इंटू Z3, जहां पे Z1 और Z4 क्या है, अपोजिट आर्म्स। देखो Z1 और Z4 क्या होता है, दिस वन इज Z1, ये है ना R1 प्लस L1, दिस R1 प्लस L1, और ये R4, दिस आर, ये R4 क्या है Z4, और R1 प्लस L1 क्या है, R1 प्लस L1 क्या है Z1। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज का जो सर्किट है वो ये है, मैक्सवेल ब्रिज सर्किट। तो मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस होंगे, क्यों यही सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं। बट पहले विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशंस, जैसा कि हमने पहले ड्राइव किया था किसी भी एसी सर्किट के लिए, उसी इक्वेशंस को फर्दर हम लोग आगे बढ़ा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस इक्वेशन में अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, अब फॉर्मूला वर्ड Z1 इंटू Z4 इक्वल्स Z2 इंटू Z3। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर द मैक्सवेल्स ब्रिज, देखो R1 एंड R1 और L1 क्या है, R1 L1 सीरीज में है, राइट। तो यहाँ पे होगा R1, मैं बताऊंगा R1 क्या है L1 क्या है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर उसका मतलब बताते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगा, R1 प्लस j ओमेगा L1 इंटू Z4 क्या है, सिंपली एक रजिस्टर है, तो Z4 को हम लोग सिंपल डायरेक्टली लिखेंगे इंटू R4 इक्वल्स R2 प्लस j ओमेगा L2 इंटू j ओमेगा L2 इंटू R3। ये एक्चुअली मैंने R2 लिखा है बट रियल में क्या है, दिस वन इज R2 प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो हम लोग इसको R2 प्लस स्मॉल r2 कंसीडर करेंगे, ऐसे मैंने लिख दिया था बट एक्चुअल में दिस इज R2 प्लस स्मॉल r2। अब अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें इस इक्वेशन में, तो व्हाट वी गेट इज R1 इंटू R4 इक्वल्स R2 प्लस स्मॉल r2 इंटू R3। और सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, j ओमेगा L1 R4 इक्वल्स j ओमेगा L2 R3। तो ये क्या है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। अगर ऊपर वाले इक्वेशन इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी, इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा ये। और अगर मान लो इसको मैं ले लेता हूं, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट R1 इक्वल्स R3 by
R4 R3 by R4 into R2 plus small r into R2 plus small r2 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, L1 इक्वल्स R3 by R4 into L2 क्लियर है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, R1, हमारा रिजल्ट आता है R1 इक्वल्स, वी गेट अ रिजल्ट, फाइनल में क्या रिजल्ट मिलता है, R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4 इंटू R2 प्लस स्मॉल r2 एंड L1 इक्वल्स R3 बाई R4 इंटू L2। अब इस इक्वेशन को हम एनालाइज करेंगे, तो अब इस इक्वेशन को हम एनालाइज करेंगे और उससे पहले एनालाइज करने से पहले R1, L1, R2, L2 ये क्या है, दिस L1 इज दिस L1, तो हम लोग लिखेंगे L1 इज द अननोन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ R1 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका अननोन सेल्फ इंडक्टेंस है। देन L2 क्या है, L2 क्या है, वेरिएबल, it is variable inductance of small r2, right, it is a और यहाँ जो r2 है that is fixed, ये वाला, तो it is the variable inductance of small r2, capital R2 क्या, this R2 is variable resistance, this R2 is nothing but variable resistance and it is connected in parallel with the L2, राइट। तो हमारा L1 क्या, अननोन इंपिडेंस, अननोन इंडक्टेंस जिसे हमें कैलकुलेट करना है। L2 क्या है, इट इज द इंडक्टेंस ऑफ स्मॉल r2, स्मॉल जो छोटा वाला r2 है उस रेजिस्टेंस का, कोई भी चीज़ प्योर नहीं होता ना, तो वो रजिस्टर जो है उसका इंपिडेंस, उसकी इंडक्टेंस क्या है, L2, और वो जो L1 है वो किसका है, वो R1 का है, बट हमें वही L1 को कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है। एंड देन R3 एंड R4 और R3 और R4 जो है ये हम लोग मानते हैं कि दीज आर रजिस्टर्स, दीज आर द प्योर रजिस्टर्स। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रिज सर्किट है, मैक्सवेल ब्रिज सर्किट, इसको यही डिज़ाइन क्यों दिया गया, रीज़न क्या है कि जब बैलेंस होगा एट केस में R1 इक्वल टू R3 बाई R4 इंटू R2 प्लस स्मॉल r2 और L1 की अलग वैल्यू आ रही है। अब देखो ये दोनों जो इक्वेशन है, पहले तो ये R2 स्मॉल r2 के बात कर लेते हैं। R2 इज दिस R2, ये जो R2 है वो क्या है कि काफ़ी बड़ा, थाउजेंड्स के केस में होगा, तो ये जनरली फार ग्रेटर देन स्मॉल r2, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, राइट। तो हमारा इक्वेशन ओनली दिस मच, R3 बाई R4 इंटू R2 और R3 बाई R4 इंटू नाउ। अब इस इक्वेशन को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब हमारे पास दो वेरिएबल एलिमेंट है, वो दोनों वेरिएबल एलिमेंट कौन है, देखो R2 एंड L2, ये दोनों वेरिएबल एलिमेंट है। बाकी R3 और R4 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। R3 R4 कॉन्स्टेंट्स हैं, R2 एंड L2 आर द वेरिएबल एलिमेंट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, L1। बट आपको पता होगा चूंकि एक ऐसा इसमें हम लोग इम्पीडेंस और एंगल दोनों कैलकुलेट करेंगे, इसलिए दो इक्वेशन आएगा, तो इसमें कोई एक वैल्यू में कैलकुलेट होकर नहीं मिलेगी, इसमें इंडक्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस हमेशा मिलेगा, राइट। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट होगी, या फिर कैपेसिटेंस के साथ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज हमारे इक्वेशंस में सॉल्व होके या फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है अभी, इसमें दो अननोन है R2 और L2, राइट। तो अब यहाँ देखो, अब क्या है, R1, इस इक्वेशन को देखो, दिस इक्वेशन इज व्हाट, R1 इज प्रोपोर्शनल टू R2, R1 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड L1 इज प्रोपोर्शनल टू L2। अब यहाँ देखो, R1 सिर्फ R2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है और L1 इज प्रोपोर्शनल टू L2, वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है ना, R2 और L2, तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू द वेरिएबल R2 और L1 इज प्रोपोर्शनल टू द वेरिएबल L2, ये दो अलग अलग वेरिएबल के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा R2 वेरी भी करता है, उससे L1 में कोई चेंज आने वाला नहीं, मतलब द टू इक्वेशंस R1 और L1 आर इंडिपेंडेंट।
तो ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब हमारा सर्किट कैसा होगा, जो मैक्सवेल ब्रिज का सर्किट हमने ऊपर बनाया है। तो अगर मैक्सवेल ब्रिज का सर्किट वैसा बनाते हैं तो हमारा इक्वेशन जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी ब्रिज में उसको बैलेंस करना, राइट। तो बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा? देखो, अगर हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का हो, सो दैट अगर हमें जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसे इस केस में आ रहा, वो अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हो जाए तो फिर सर्किट को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। बैलेंसिंग के केस में क्या करते हैं, ये जो L1 L2 है, L2 की वैल्यू को पहले चेंज करते हैं और L2 की वैल्यू को चेंज करके एक मिनिमम, जो मिनिमम कंडीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं थ्रू द आवर वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर या डिटेक्टर के थ्रू, एक ऐसा कंडीशन लाते हैं जब हमारा रिजल्ट मिनिमम शोर कर रहा हो। अब आफ्टर दैट पहले हमने क्या किया, L2 से स्टार्ट किया, L2 से एक मिनिमम कंडीशन पे ले आए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, R2 की मिनिमम कंडीशंस, मतलब R2 को वेरी करते हैं और एक नया मिनिमम कंडीशन लाते हैं, मतलब एक कंडीशन जहां पे ऑलमोस्ट नल डिटेक्ट करे, बट एग्जैक्टली नल तो नहीं होगा क्योंकि ब्रिज अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो पहले L2 को चेंज करेंगे और फिर L2 को चेंज करने के बाद एक मिनिमम कंडीशंस लाते हैं। उस मिनिमम कंडीशन के बाद अब R2 को चेंज करेंगे और एक नया कंडीशन लाएंगे जो कि पहले वाले मिनिमम से भी मिनिमम वैल्यू हो। जब इन दोनों कंडीशन को हमने दोनों कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, R1 को उसके बाद R2 को बदलेंगे, L2 को बदलेंगे। अल्टरनेटिवली हम लोग R2 और L2 को चेंज करेंगे जब तक कि ब्रिज कंप्लीटली बैलेंस ना हो जाए। तो इसका फायदा क्या हुआ इंडिपेंडेंट सर्किट का, कि इफ यू आर अल्टरनेटिवली चेंजिंग द R2 और L2, देन R1 और L1 भी चेंज हो रहा है, बट R2 को चेंज होने से L1 चेंज नहीं होगा और L2 के चेंज होने से R1 चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता, हमारा सर्किट अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं फॉर्म करता, मतलब सर्किट ऐसा होता जिससे इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाता एक्चुअली। तो ये तो था हमारा इक्वेशन जो कि हम यहाँ से रिड्यूस करके लाए, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है R1 और L1 का अननोन इंडक्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो, ये जो आपके पास फेजर डायग्राम किसके लिए, मैक्सवेल ब्रिज के लिए। तो ये मैक्सवेल ब्रिज का फेजर डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर इसको समझ सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, एक सिंपल फेजर्स को हमने क्या किया, पुट किया है और फेजर्स को सॉल्व किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि मैक्सवेल ब्रिज सर्किट को ऐसा डिज़ाइन करना था सो दैट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आए, तो वो डिज़ाइन कर लिया गया। एंड आफ्टर दैट जो हमें इंडिपेंडेंट इक्वेशंस निकल के आए, उसके थ्रू हम लोग अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, राइट। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इससे पहले वाला सर्किट जो था वो क्या था, मैक्सवेल्स ब्रिज। उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल इंडक्टर था और उसको बैलेंस करके, वेरिएबल इंडक्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको चेंज करके, कैसे मैनिपुलेट करके हमने फाइनल एक बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन किया था, वहाँ से रिजल्ट हमने कुछ कैलकुलेट आउट किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएबल इंडक्टेंस की जगह वेरिएबल कैपेसिटर यूज करने वाले। आप जैसा कि देख सकते हो इसके सर्किट में, इसकी सर्किट को अगर आप देखो गौर से, इसकी सर्किट में देखो, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर C4 एंड रजिस्टर R4। पहले वाले केस में क्या था, यहां पे लगा हुआ था, सेकेंड जो Z2 वाला टर्मिनल था वो वेरिएबल था। इस केस में क्या है, हमारा Z4 वाला टर्मिनल जो है वो वेरिएबल है। अगेन L1 R1 R2 और ये सब क्या है उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है पॉइंट्स, एंड देन विल गो फर्दर। तो व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज L1? L1 क्या है, L1 इज अननोन सेल्फ इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस जिसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, अननोन इंडक्टेंस। देन हमारे पास आता R1, देन व्हाट इज R1? R1 is nothing but it is the resistance of L1 के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, R1। फिर R2 R3 एंड R4 क्या है, R2 R3 R4, ये सब क्या है, R2 R3 एंड R4 क्या है, दे आर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, राइट। R3 R4 and R2 are non-inductive
रजिस्टेंसेज, और उसके बाद बच गया हमारा C4। सो C4 इज वेरिएबल, C4 इज वेरिएबल कैपेसिटर, इट इज वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे आप देख सकते हो ना, इट इज वेरिएबल कैपेसिटर, राइट। C4 इज वेरिएबल कैपेसिटर, क्लियर है। तो L1 इज अननोन इंडक्टेंस, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ L1, फिर R2 R3, L1 इज अननोन, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ द L1, R2 R3, और ये जो R4 है दे आर नॉन इंडक्टिव, दे आर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, यानी ऑलमोस्ट प्योर रेजिस्टेंस, या प्योर रेजिस्टेंस मान लो, दे आर प्योर रेजिस्टेंसेस, क्लियर है। अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं यूजिंग मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज। तो इक्वेशन वही रहेगा जो ब्रिज, किसी भी ब्रिज सर्किट के लिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर अपोजिट आर्म। एक पेयर ऑफ अपोजिट आर्म को लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट आर्म लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहां भी सेम इक्वेशन रहने वाला। इक्वेशन इज, विल राइट इक्वेशन एज Z1 इंटू Z4 विल ऑलवेज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये कंडीशन ऑलवेज हमेशा ही सही रहेगा। तो इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, इस चीज को लिख सकते हैं R1 प्लस J ओमेगा L1 इंटू व्हाट इज Z4, यस यहां पे आएगा पैरेलल सर्किट। पहले वाले केस में क्या था, सिंपल एक रजिस्टर था, अब यहां पैरेलल सर्किट है, उस पैरेलल सर्किट के रिजल्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, इट वुड बी R4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा C4 R4, J ओमेगा C4 इंटू R4। क्यों? क्योंकि ये RC पैरेलल सर्किट है, उसका ये रिजल्ट होगा ना, पैरेलल सर्किट है। नाउ इट इज इक्वल टू R2 इंटू R3। नाउ अब सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, विल ट्राई टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट करते हैं। हमारा इक्वेशन आएगा R1 इक्वल्स, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, R1 इक्वल्स R2 इंटू R3 बाई R4 डिवाइडेड बाई R4, एंड L1 इक्वल्स R2 R3 इंटू C4। तो हमारा क्या आ गया, R1 इक्वल्स, ये देखो R1 तो फाइनली हमने एक रिजल्ट कैलकुलेट आउट कर दिया फॉर R1 एंड L1। अब हमें फाइनली दो इक्वेशंस मिल गए, दो इक्वेशन, एक R1 का है और एक L1 का है। दो अननोन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, R1 एंड L1 के अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट आउट करेंगे, अननोन वैल्यूज को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये जो इक्वेशंस हैं ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। कैसे, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल क्या है, C4 और R4। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है ना, एक है C4 और R4, और इक्वेशन नंबर 1 में देखो सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, दैट इज R4, और इक्वेशन नंबर 2 इसमें क्या आ रहा है, L1 के इक्वेशन में सिर्फ C4। मतलब कि पहले इक्वेशन में, R1 के इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, दैट इज R4। इक्वेशन नंबर 2 दैट इज L1, उसके इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज C4। मतलब कि दोनों इक्वेशंस कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इक्वेशन होने का क्या फायदा हमने बताया था पहले भी, कि अगर हमारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट हो तो ब्रिज को बैलेंस करना ईजी हो जाता है, राइट। तो ब्रिज को हम लोग ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कंडीशन में एक रिजल्ट पे हम लोग आ जाएंगे, और जब वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो हम लोग अननोन सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो यहाँ पे हमने कर लिया है। तो ये बैलेंस कंडीशन के लिए किया है ना, तो बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और बैलेंसिंग तभी होगा जब हमारा सर्किट कुछ स्पेशली डिजाइन होगा, जैसे कि ये सारे मैक्सवेल सर्किट या मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की सर्किट हो। और
जैसे ही ये सर्किट बनाएंगे इनके जो इक्वेशंस आते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है इन सर्किट्स का। इस तरह का सर्किट डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है ताकि इक्वेशन जो हो कैसा हो, हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हो, और जब इक्वेशन इंडिपेंडेंट हो तो बैलेंसिंग ईजी होगा। अगर बैलेंसिंग ईजी होगा तो हम लोग जो रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं वो उस रिजल्ट से अननोन इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट आउट कर ओके फ्रेंड। तो इक्वेशंस तो आप लोगों को पता लग गया कि कैसे इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या इक्वेशंस आएंगे। अब देखो एक टर्म आपने सुना होगा क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है फॉर सर्किट? क्वालिटी फैक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? Q इक्वल्स ओमेगा L1 अपॉन R1। किसी भी सीरीज सर्किट के लिए, किसी भी सीरीज RL सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? हम अननोन, जो हमारा अननोन L1 और R1 है, तो उस ब्रांच का जो क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ओमेगा L1 बाई R1। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा C4 इंटू R4। तो क्वालिटी फैक्टर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी फैक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द टू वेरिएबल एलिमेंट्स। तो इस इक्वेशन में अगर क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इट इज ओमेगा L1 बाई R1 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा C4 इंटू R4। अब इस सर्किट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला एडवांटेज, सर्किट का क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज मैंने बता दिया कि इक्वेशंस जो हमें मिलते हैं वो कैसे मिल रहे हैं? दैट इज बैलेंस इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन में अभी तक हमारा जो R1 L1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशंस में, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं था। देयर वाज नो ओमेगा टर्म इन द इक्वेशन, देयर वाज नो एफ टर्म इन द इक्वेशन, कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म वाला इक्वेशन नहीं था। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी एक लिमिटेशन है वेरिएबल कैपेसिटर के कारण। वेरिएबल कैपेसिटर्स आर एक्चुअली एक्सपेंसिव। तो जनरली हम लोग किसी भी सर्किट में उसको चाहते हैं कि ना यूज़ कर सके, क्योंकि हमारा सर्किट क्या होगा? बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ द क्वालिटी फैक्टर। यू सी कि इसमें क्वालिटी फैक्टर इज लिमिटेड टू 1 to 10, मतलब क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 के बीच में होगा तभी ये सर्किट सही से रिजल्ट आपको देगा। उसका कारण ये है कि अगर काफ़ी हाई क्वालिटी फैक्टर वाले ब्रांच को लो, R1 और L1 वाले ब्रांच में अगर क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई हो जाए तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि हाई क्वालिटी फैक्टर विल डिमांड व्हाट? इफ़ यू हैव अ हाई क्वालिटी फैक्टर, इसका मतलब ये जो रजिस्टेंस है ये काफ़ी हाई होना चाहिए, एंड दिस रजिस्टेंस, ये जो वेरिएबल, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको काफ़ी हाई होना पड़ेगा। और ये हाई रेजिस्टेंस जो होता है, हाई वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, राइट? तो हाई रेजिस्टेंस इज मोर एक्सपेंसिव। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है कि हाई क्वालिटी फैक्टर वाले L1 यानी इम्पीडेंस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम है, अगर क्वालिटी फैक्टर इज लेस देन, फॉर क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1, तो फॉर क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज बैलेंसिंग की प्रॉब्लम। तो बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। और ये हो गया दूसरा, क्या था? Q ग्रेटर देन 10। Q ग्रेटर देन 10 के लिए रेजिस्टेंस वेरी हाई, बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसके कारण? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो दो प्रॉब्लम हो गई, क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 के लिए एक प्रॉब्लम हो गया, दूसरा अगर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 हो गया। तो इसकी ये लिमिटेशन है, क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 के बीच में ही मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज को हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अगर हमें हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज़ करना है तो हमें दूसरे ब्रिज को यूज़ करना पड़ेगा। इवन अगर लो क्वालिटी फैक्टर वाले ब्रांच को अगर मेज़र करना है या इंडक्टेंस को मेज़र करना है तो हम लोग कुछ और दूसरा ब्रिज सर्किट को यूज़ करेंगे। फॉर नाउ मैक्सवेल ब्रिज, दोनों मैक्सवेल ब्रिज एंड मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेज ब्रिज, जो कि हाई क्वालिटी फैक्टर वाले कॉइल्स के लिए यूज़ होंगे। और दूसरा हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडरसन ब्रिज, जो कि लो क्वालिटी फैक्टर वाले ब्रिज को में अगर हमें मेजर करना है इंडक्टेंस को अगर हमें लो क्वालिटी फैक्टर वाले केस में मेजर करना है तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? एंडरसन ब्रिज। हम लोग देखेंगे उसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी, उसकी इक्वेशंस कैसे होंगे। बट फॉर नाउ थैंक यू।